हेलो क्लास। तो मैं हूं पंकज चौरसिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लैब 9th एंड 10th में, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। क्लास यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 10th साइंस को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट साइंस को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करते हुए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का वीडियो होने वाला है क्लास 10th साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जहां पर हम कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल इजी और आसान तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। और कवर क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम कंप्लीट एनसीईआरटी, ऑल एक्सरसाइज चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर जो आए हैं न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम बिल्कुल इजी और आसान तरीके से क्लियर करने वाले हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पार्ट 3 के अंदर ओम्स लॉ के बारे में बेसिकली। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि नहीं देखा है तो देख लो भाई, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा है और पार्ट 2 के अंदर हमने इससे थोड़ी सी एडवांस चीजों को सीखा है। आज बेसिकली पार्ट 3 होने वाला है, जहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ बेसिकली था क्या, एक कैसे डिस्कवर हुआ, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये समझे पहले, और इसका रियल लाइफ में कहां पर एग्जिस्ट करती है ये चीज समझे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले बेटा ओम्स नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, वो एक किसी बड़े मतलब चीज पे काम कर रहे होंगे, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक एक्सीडेंटली एक चीज की मतलब एक्सीडेंटली खोज हो गई ना, डिस्कवर हो गया, और उसको बेसिकली नाम दिया गया क्या, ओम्स लॉ। कर किस पे कर रहे थे, देखो जाहिर सी बात है छोटे से सर्किट पे तो काम नहीं कर रहे थे, बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे। ये डिस्कवर हो गया क्या था समझो। उन्होंने एक सर्किट बनाया, छोटा सा एक सर्किट बनाया। सर्किट के अंदर बेसिकली उन्होंने करा क्या, एक सर्किट लिया और सर्किट के अंदर उन्होंने एक बैटरी कनेक्ट करी। ठीक है, जो कि अभी हम लोग कई सारे दोनों लेक्चर्स के अंदर ये चीज हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और यहां पर उन्होंने एक बल्ब कनेक्ट करा, और बल्ब जैसे कनेक्ट करा और जैसे उन्होंने स्विच चालू करा तो एक चीज ऑब्जर्व देखी उन्होंने भैया, कि ये बल्ब पता है क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। क्या होने लगा, ग्लो। और यहाँ पे बैटरी जो थी ना, उन्होंने छोटी बैटरी लगाई, मान लेते हम लोग यहाँ पे 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई, जिस वजह से ये बल्ब क्या होने लगा, थोड़ा सा ग्लो होने लगा। ठीक है ना। अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि इस बैटरी को हटाकर उन्होंने 1.5 को हटाकर बैटरी थोड़ी सी बड़ी लगा दी, 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तब ये जो ग्लो है ना, ये थोड़ा सा और बढ़ गया, ये थोड़ा सा ग्लो और बढ़ गया। अब एक चीज और ऑब्जर्व करी इन्होंने कि सर यहाँ पे 3 से इन्होंने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब क्या हुआ, ये ग्लो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया। अब यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि सर जैसे जैसे मैं यहां पर पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे यहां पर करंट की क्या बढ़ रही है, करंट का अमाउंट बढ़ रहा है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चीज डिस्कवर किसने करी थी, ओम्स ने। तो ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि सर एक सर्किट के अंदर पास होने वाला जो करंट होता है बेसिकली, उसका अमाउंट किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर। कि सर जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता है, करंट का अमाउंट बढ़ता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज को खींचना। भाई जितनी स्पीड से चार्ज को खींचेगा उतनी स्पीड से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। मतलब चार्ज जितनी स्पीड से फ्लो होगा उतनी स्पीड से क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी भाई, कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज्यादा क्या होता है, करंट। इसलिए देखो आप ही मुझे बताओ भाई, मैं यदि आपसे बोलूं कि मतलब कार को धक्का देना है, तो देखो यदि साइकिल को धक्का देना है तो साइकिल तो हर कोई धक्का देगा क्योंकि उसका मास कम है। लेकिन यदि कार को धक्काना है, कार को फोर्स लगाना, तो आपको पता ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। सिमिलरली तो एक चार्ज को फ्लो कराना है, तो यदि आप कमजोर व्यक्ति से धकाओगे, मतलब चार्ज को खिंचवाओगे, मतलब यहाँ पे कमजोर व्यक्ति से बात हो रही है, यहाँ पे सेल से। यदि आपने मतलब 1.5 वोल्ट का यदि सेल लगाया तो वो चार्ज को अपनी अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग खींचेगा। लेकिन यही सेल यदि हमने बढ़ा दिया, मतलब 3 वोल्ट का सेल लगा दिया, तो अब वो अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा ज्यादा खींचेगा। यही लगा दिया मैंने 6 वोल्ट का, तो वो अपनी क्षमता से भी ज्यादा, मतलब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग खींचेगा। और आखिर 18 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो आपको पता है वो और स्पीड से खींचेगा। और जितनी स्पीड से चार्ज फ्लो होगा उतनी स्पीड से क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट पैदा होगा हमारा। ये बात क्लियर हुई। और यहीं से फिर उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, और उसी कंक्लूजन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। अब उन्होंने क्या बात बोली है कि इस चीज को देख लो, पहले तो इसको रफ करना पड़ेगा भैया, बहुत ज्यादा रायता फैला दिया अपन ने।
देखो क्या लिखा है, हो चलो देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ ने क्या बोला हैगा कि द करंट पासिंग थ्रू a circuit is directly proportional to potential difference। इससे क्या समझ में आया कि सर इन्होंने ये बोला है कि एक सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, समान, एक समान। मतलब सर इधर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहां से फिर उन्होंने एक फॉर्मूला कैलकुलेट करा कि V जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। और याद रखना जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक साइन हटाते हैं ना तो यहाँ इक्वल का साइन हटेगा ना तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ता है और कांस्टेंट को हमने यहाँ पर क्या जोड़ा, R। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR या RI, ठीक ना। अब ये R क्या है यहां पर, तो याद रखना R बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं यहां पर, रेजिस्टेंस। I आपको पता है करंट है और V हमारे यहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लियर हो गया। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला था, द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। और V इक्वल टू क्या होता है, IR। क्लियर हो गया यहां पर। अब आगे समझते हैं सर कि ये तो हमको समझ में आ गया कि ये R मतलब ये ओम्स लॉ होता है, लेकिन अब यहीं पे समझ लेते सर ये R क्या होता है। तो अब हम आगे R को समझते हैं, ठीक है। R के बारे में भी यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है ना, किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो और सबसे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में बात करें कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखो रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब आप तो जानते हैं, रुकावट। हिंदी में यदि समझे तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है रुकावट, मार्ग की रुकावट। अपन बोलते हैं ना सर के रेजिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर क्या रुकावट बहुत ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप एक चीज समझ लें कि इट इज द प्रॉपर्टीज, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ये हमें से किसकी प्रॉपर्टी होती है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या लिखा भैया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, या ऐसा बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच फ्लो द मतलब विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये हमेशा चार्ज के फ्लो होने को क्या करता है, रोकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, देखो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहां से यदि मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो I इसके अपॉन में आ जाएगा, तो V अपॉन में I। तो यहां से हमारे पास में R का फॉर्मूला निकल के आ गया, R इक्वल टू होता है V अपॉन में I। अब याद रखना R रेजिस्टेंस जिसकी SI यूनिट क्या होती है, मुझे बता, इसकी खोज किसने करी थी, ओम्स ने। इसलिए इसका SI यूनिट क्या होती है, ओम। और ओम का सिंबल क्या होता है, ये ओम्स का सिंबल होता है। याद रखना ये ओम का क्या होता है, सिंबल। ऐसा मत लिख के आना भैया, नहीं तो ओम नमः शिवाय वाला आप ओम ये वाला सिंबल लगा के आ जाओ, ठीक है। ये मत लिख के आ जाना मुन्ना, है ना। क्लियर हो रहा है आपको। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। और रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के मार्ग की जो रुकावट होती है उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। सिंपल वे में समझ में आया कि नहीं आएगा। ये तो बेसिकली हमारा क्या था, रेजिस्टेंस। अब यहीं पे एक चीज और समझ लें कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द फैक्टर डिपेंड ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें यहीं पर, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के फैक्टर की यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो रेजिस्टेंस बेसिकली चार चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। देखो एक चीज मुझे बताओ ना, ये अपना एक वायर है,
क्लियर हो रहा है? ये वायर है, मान लो ये इतने वायर के अंदर रुकावट मान लो हमने बोली कि 2 ओम रुकावट है इसके अंदर, मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब इसी वायर को मैंने बढ़ा दिया, इस वायर को मैंने इतने ही और बढ़ा दिया, तो मुझे तो अब रुकावट इसकी भी 2 ओम है, तो टोटल रुकावट यहाँ पर कितनी हो गई, टोटल जो रेजिस्टेंस हो गया वो हमारा यहाँ पर कितना हो गया 4 ओम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आपको ये तो समझ में आ गया सर जी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला फैक्टर तो ये कि लेंथ बढ़ाने से, मतलब कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है ना तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये चीज लिखी है पीपीटी के अंदर, यहां पे तो मैं शॉर्टली समझा रहा हूं, है ना। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको यहीं समझ लेते हैं। देखो कंडक्टर, देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है जैसे कि ये मुंह है, जो ये वायर है अपना कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये चौड़ाई, थिकनेस, इस थिकनेस को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इस थिकनेस को ही हम बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस थिकनेस को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे मान लो ये, एक चीज बताना, आप लोगों ने भाई गाड़ियां तो धोई होंगी पाइप से, तो कई बार ये हरकतें तो अपन करते ही हैं भाई, हैं तो करते ही हैं। तो आपने ये चीज देखी है कि पाइप है, पाइप के अंदर से यदि पानी जा रहा है तो हम पाइप का मुंह छोटा कर देते हैं, क्या करते हैं, मुंह दबा देते हैं। जैसे हम उसका मुंह दबाते हैं मतलब उसका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दिया, छोटा। जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा करा तो आपको पता है उससे क्या बढ़ जाता है, प्रेशर। क्या बढ़ता है, प्रेशर। पानी जो है, पानी बहुत स्पीड से क्या होने लगता है, जाने लगता है। मतलब पानी स्पीड से क्यों फेंका रहा है, क्योंकि इसका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा कर दिया, जिस वजह से पानी के बीच में क्या बढ़ गया, प्रेशर। और प्रेशर बढ़ा जिस वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। ये चीज यहां पर समझना। जैसे मान लो ये एक वायर है, इस वायर के अंदर से पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वो आसानी से मतलब निकल रहे थे, लेकिन रुकावट थी, मतलब 2 ओम की रुकावट थी, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने इसको मुंह थोड़ा सा वायर का क्या कर दिया, और थिक कर दिया, वायर को क्या कर दिया, थिक। अब आपको पता है जो इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इतनी स्पेस थी, लेकिन अब इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए अब बहुत ज्यादा स्पेस है। तो मुझे बताओ यहाँ पर वो आसानी से निकल सकते ना। मतलब सर जितनी ज्यादा थिकनेस बढ़ाओगे रेजिस्टेंस, मतलब जो रुकावट उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये चीज लिखा हुआ है कि सर जी ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। मतलब सर जी यदि आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको कि सर रेजिस्टेंस एक तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि नहीं हुई है? ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सर जी तीसरा फैक्टर। तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। देखो ये मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है कि सर किस टाइप का मटेरियल है, उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, तो मटेरियल से भी होता है। इसलिए आपने देखना कि सबसे अच्छा जो मटेरियल्स होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वो होता है सिल्वर। सिल्वर के अंदर रुकावट थोड़ी सी कम होती है ना। गोल्ड के अंदर भी रुकावट कम होती है, लेकिन भाई जी आपने अगर वायर लगा तो घर बिक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिल्वर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिल्वर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन सिल्वर के वायर तो नहीं लगा सकते। तो इससे अच्छा अफोर्डेबल जो होता है वो होता है कॉपर। कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आयरन, जिसकी आयरन के अंदर बहुत रेजिस्टेंस होता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा होता है टंगस्टन, इसके अंदर और ज्यादा रुकावट होती। तो इनके हिसाब से तो कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जैसा जैसा मटेरियल होगा उस हिसाब से रेजिस्टेंस अलग अलग देखने को मिलता है। और फोर्थ जो होता है वो होता है आपका किस, क्या, टेम्परेचर पर। देखो आप एक चीज बताना, देखो एक आप क्या बताएंगे, टेम्परेचर, ठीक है। देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, और बढ़ता है। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो जब कोई चीज बार बार टकराती है, यदि मान लो भाई जब आप 2 तालियां आपस में बजाते हैं तो तालियां क्या होती, गर्म होती ना। क्यों हो रही गर्म, क्योंकि 2 चीज आपस में टकरा रही है, मतलब रुकावट आ रही है। यदि ऐसी निकल जाए तो कहाँ की रुकावट, तो जब ये टकरा रही है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस के मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये 4 बेसिकली फैक्टर होते हैं एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस के, कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड करता है लेंथ पर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ऑफ द कंडक्टर, और थर्ड होता है नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ होता है आपका टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं रेजिस्टेंस के बारे में? यदि आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहीं पर हम
इस चीज को समझ लेते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है, ओम्स लॉ क्या बोला है भैया कि ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो ओम्स ने ये बोला था कि एक सर्किट है जिसके अंदर टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट कर रखा हैगा, तो अब क्या हुआ कि करंट जो फ्लो होगा एक कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना। द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट विच इज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ, ये हमारा ओम्स लॉ था जिसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाए, V इक्वल टू आई आर। वी पोटेंशियल, यहाँ पे वोल्टेज दे, यहाँ पे इन्होंने V पोटेंशियल डिफरेंस है ना, V यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा I करंट है आपका, और R क्या हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। अब यहीं पे ओम्स लॉ का ग्राफ देख लो। देखो हमने अभी देखा कि V बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के। यदि यहाँ पर मैं V और I का ग्राफ यदि बनाऊंगा तो देखो ये y एक्सेस पे V रखा हमने और x एक्सेस पे हमने रखा I। अब देखो जितना आप V बढ़ाओगे, जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे, उतना आपको क्या मिलेगा, करंट। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर जी कि जितना जितना V बढ़ता जाएगा उतना हमको क्या मिलेगा, करंट। जिस वजह से यहाँ पर हमारे लिए जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है V इंटू आई का। मतलब सर जी जितना ज़्यादा आप V बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा हमको क्या मिलता है, I। इस वजह से इसका जो हमारे लिए ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये ग्राफ एग्जाम में कई बार आ जाता है ड्रॉ करने के लिए, तो आपको आना चाहिए, है ना। तो करंट इंक्रीज विथ वोल्टेज, रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है कि। चलो आ जाओ, अब यहीं पे हम एक नया टॉपिक समझते हैं, रजिस्टिविटी के बारे में, है ना। रजिस्टिविटी क्या होती है, देखो एक चीज समझना। अभी हमने एक चीज समझी है कि सर चाहे कोई सा भी, मतलब देखो ऐसा अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता ही नहीं। जीरो रेजिस्टेंस तो ऐसी कोई चीज के अंदर अभी नहीं है, लेकिन हर चीज के अंदर रेजिस्टेंस होती है, थोड़ी बहुत रुकावट तो होती है। तो ओवरऑल हमने ये कहा है कि सर करंट के मार्ग की जो रुकावट होती है ना, विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के फ्लो होने को जो अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक ना। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो हर एक प्रॉपर मटेरियल्स के अंदर जो रुकावट होती है उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। सर नहीं समझ में आया, मत समझो भाई, इधर देख लो, मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं आपको। यहां देखना, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है ना, जिसकी थिकनेस क्या है नहीं पता, थिकनेस जो भी है अपन ने बोल दिया यहाँ पर सर जी कि हमने लिया यहाँ पर थिकनेस, मान लिया हमने 1 mm का, ये 1 mm की इसकी थिकनेस है, और इसकी लंबाई हमने ले ली कितनी, 2 सेंटीमीटर। और ये वायर काय का है, मान लिया ये वायर हमारा है कॉपर का। ठीक है, सेम थिकनेस और सेम लंबाई का हमने यहाँ पर एक और वायर लिया, इसकी भी थिकनेस 1 mm है और इसकी लंबाई भी हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। लेकिन अब की बार जो वायर है ये Fe आयरन का वायर है। ठीक है ना। तीसरा हमने यहीं पर लिया एक और वायर, थिकनेस सेम है, इसकी भी थिकनेस 1 mm है और इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब जो हमने लिया ये हमारा है टंगस्टन का वायर। किसका है, टंगस्टन का वायर लिया हमने। ठीक है, अब सेम यहीं पे हमने एक और वायर लिया, इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और थिकनेस इसकी भी क्या है, 1 mm। और ये जो हमने लिया यहाँ पर, ये लिया हमने Ag मतलब सिल्वर का वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे सर जी कि कॉपर के अंदर जो रुकावट है, रेजिस्टेंस है, समझ लेना कि यहाँ पर माना हमने कि सर टंगस्टन के अंदर जो रुकावट आ रही मान लो वो 10 ओम है। भाई है नहीं, मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। टंगस्टन के अंदर 10 ओम है। वहीं हमने बोला कि आयरन के अंदर कितनी है, तो आयरन के अंदर बोले हमने सर जी इसके अंदर 7 ओम है। वहीं कॉपर के अंदर देखी तो कॉपर के अंदर देखा कि सर जी इसके अंदर 4 ओम है। सिल्वर के अंदर देखा तो सिल्वर के अंदर 2 ओम है। तो ये चीज देखा कि सर जी लेंथ भी सेम है, डायामीटर भी सेम है, लेकिन मटेरियल डिफरेंट है, जिस वजह से इनकी रुकावट अलग अलग है, मतलब सबके अंदर रेजिस्टेंस अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर सेम डायमेंशन पर जो एक स्पेसिफिक आपको रेजिस्टेंस मिलता, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। मतलब देखो रेजिस्टेंस ओवरऑल रुकावट, मतलब ओवरऑल जो अपोज करती है किसको, करंट के फ्लो को, मतलब चार्ज के फ्लो को, जो ओवरऑल चार्ज के फ्लो को जो अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को तो हमने बोला है रेजिस्टेंस। लेकिन अलग अलग मटेरियल्स के अंदर सेम डायमेंशन पर अलग अलग मटेरियल्स के अंदर जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है उसको वहां पर हम रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको एक और नाम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो होता है
मटेरियल टू मटेरियल्स क्या होती है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर जिसके डायमेंशन फिक्स, मतलब लेंथ और मतलब लंबाई और चौड़ाई जिसकी फिक्स है, तो उस केसेस में जो हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आओ रेजिस्टिविटी को कैसे ड्राइव करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो पहले तो इसको रफ कर दें, इसको हम पहले करते हैं रफ। चलो तो रजिस्टिविटी, अब देखो रजिस्टिविटी कैसे निकलेगी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2। यदि इन इक्वेशन को यदि हम क्या कर दें, एडिंग कर दें, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें यदि हम दोनों इक्वेशन को, तो आर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा किसके, एल अपॉन ए के। अब ये जो आर है, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर हमको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं रो, आर एच ओ, रो एल अपॉन में ए। और ये जो रो है, इसी रो को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी, जिसको एक और नाम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये मटेरियल टू मटेरियल्स डिपेंड करता है। ठीक है ना, मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बोथ आर सेम, बट रेजिस्टेंस ओवरऑल फिनोमिना, रेजिस्टिविटी डिपेंड मटेरियल टू मटेरियल्स, है ना। अब बात करते हैं सर जी कि ये रेजिस्टिविटी आ गई हैगी। अब यहीं से रेजिस्टिविटी का यदि हम फॉर्मूला निकालें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ए इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये आर ए अपॉन में क्या हो गया, एल। तो ये रेजिस्टिविटी का बेसिकली हमारे सामने क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला। अब यदि हम बात करें कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमको एसआई यूनिट क्या मिलेगी, ओम मीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी की, बोल सकते नहीं है भाई, इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। क्लियर होगा कि नहीं हो गया आएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पर, रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ आपको? चलो आ जाओ। हाँ, अब यहीं पे हम समझते देखो रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस सिंबल आर होता है, एसआई यूनिट इसकी ओम होता है, और यहाँ से रेजिस्टेंस का हमने क्या निकाल दिया, फॉर्मूला। अब यहीं पे आपको निकालना है यदि 1 ओम, 1 ओम मतलब ये देखो ये आर है, ये वी है, ये अपॉन में आई है। आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। वी की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, अब यदि मेरे को निकालना है 1 वोल्ट, मतलब यदि मैं इसको भी 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस। यही चीज यहां पे बता रही है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस करंट ऑफ 1 एम्पियर दैट इज कॉल्ड 1 ओम रेजिस्टेंस, है ना, 1 ओम कहेंगे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए ठीक है। अब फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो पहला हमने बात करी लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्लियर हो गया। और थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ है टेम्परेचर। क्लियर होगा आपको यहाँ तक? ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, पीपीटी में देख लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने चीजें कंप्लीट कर ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ये हम पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर, और अगला है हमारा क्या, नेचर ऑफ मटेरियल्स पर, है ना। तो ये हमने बोल दिया कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये हमने पहला क्वेश्चन देखा। सेकंड क्या लिखा है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, वाई। देखो क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थीन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। क्या एक थिक वायर है और एक थीन वायर है, मतलब एक देखो आपका ये मोटा वायर है और दूसरा आपका है ये थीन वायर, पतला वायर है। तो क्या इन दोनों में से यदि इन दोनों को मैंने सेम सोर्स मतलब सेम वोल्टेज पर यदि मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है, तो किसके अंदर से करंट इजिली फ्लो होगा,
तो आपको ही पता है कि हमने ये चीज पढ़ रखी है सर कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। देखो यदि एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब सर जी ये चीज हम कह सकते हैं कि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से मतलब थिकनेस जितनी बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना क्या होता जाएगा, कम होता चले जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हुई। ये चीजें लिखिए, करंट विल फ्लो मोर इजली फ्रॉम द थिक वायर, है ना, with same material. This is because thick wire has a large cross sectional area. That means less resistance. मतलब resistance directly मतलब inversely proportional to the area of cross section. According to Ohm's law, हमको पता सर जी कि I मतलब V ऐसे I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R के। तो सर जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा, मतलब आपका वोल्टेज जितना बढ़ता है उतना ज्यादा हमारा क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब जितनी ज्यादा आप करंट को जितनी स्पीड से खींचोगे उतनी स्पीड से क्या मिलेगा हमको, करंट भी मिलेगा। लेकिन करंट के साथ क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी तो सेम अमाउंट में मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस यदि कम करना है तो थिकनेस बढ़ा दो वायर की। इसलिए आप लोग देखना आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब लाइट फिटिंग होती है घरों के अंदर वायरिंग डलती है, तो वायरिंग के अंदर आप देखना जो मेन वायर होता है जहां पर जिसके अंदर हैवी करंट फ्लो होगा वो अधिकतर किस केसेस में मतलब उसके थिकनेस जो होते हैं वो 2.5 mm का वायर लेते हैं, मोटा वायर लेते हैं। जबकि अर्थिंग के लिए या नॉर्मल सप्लाई के लिए जैसे फैन हो गया या छोटी छोटी लाइटों के सप्लाई के लिए जनरली कितना 1.5 mm का वायर लेता है। क्योंकि वहां पर उस केस में रेजिस्टेंस थोड़ा मतलब करंट ज्यादा फ्लो नहीं होता। लेकिन मेन वायर के अंदर मतलब करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो होता है, तो उस केस में रेजिस्टेंस कम से कम हो। इस वजह से हम वहां पे क्या करते हैं, वायर की थिकनेस बढ़ा देते हैं। जितनी ज्यादा थिकनेस बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस कम होता चले जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, यदि इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बताइए, मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है, लेट द रेजिस्टेंस, हमने एक रेजिस्टेंस लिया ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड डिक्रीज हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू, व्हाट इज चेंज विल ऑक्योर इन द करंट थ्रू इट। देखो आपको एक फॉर्मूला बताऊं, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आपका आई आर, है ना। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर हो जाएगा मतलब I बराबर आपका हो जाएगा V अपॉन में R। अब वो बोल रहा है कि यदि अपन वोल्टेज की वैल्यू, अब आपको बताओ I और V आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। मतलब इसको यदि मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे करंट की वैल्यू में मेरे को क्या मिलेगी, हाफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताइए। हाँ मिलेगी। तो इसने यही बोला है कि हमने क्या करा, एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को तो कर दिया है फिक्स, रेजिस्टेंस को कर दिया है कांस्टेंट, फिक्स कर दिया है, और वोल्टेज को यदि मैंने आधा कर दिया तो करंट कितना मिलेगा मुझे, तो करंट भी मेरे को हाफ मिलेगा। क्लियर हुआ आपको यहां तक चीजें, वेरी गुड। तो ये चीज यहां लिखी है, दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, V becomes half तो R remains same and I also become half। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर है ना, क्वेश्चन को लगा लेना है ना भाई, जरूरी है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 4, व्हाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रदर देन प्योर मेटल। देखो ये बोल रहा है जो आपके टोस्टर होता है ना, टोस्टर जो टोस्ट को बेसिकली हीट करता है, मतलब बेक कर मतलब सेकने का काम करता है, ठीक है ना, तो टोस्टर होता है ना। दूसरा वहीं पे हम बात करें इलेक्ट्रिक आयरन, जो आयरन मशीन होती है वो, तो दोनों में बोला है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वहीं लिखा है कि वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रदर देन प्योर मेटल। मतलब जो टोस्टर है और इलेक्ट्रिक आयरन है, इनकी जो कॉइल होती है वो एलॉय की क्यों बनाई जाती है रदर देन प्योर मेटल, मतलब प्योर मेटल की क्यों नहीं बनाई जाती। देखो आपको पता है ये टोस्टर और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का पहले मेन फंक्शन पता क्या होता है, इन दोनों का जो मेन जो फंक्शन होता है वो उस केस में है हीट को पैदा करना। किसको पैदा करना, हीट प्रोड्यूस करना, मेन काम इनका हीट। आपको पता टोस्टर के अंदर भी हीट चाहिए हमको, और इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है जिसको प्रेस बोलते हैं, इसके अंदर भी क्या चाहिए हमको, हीट पैदा करना है। अब हीट पैदा कब होगी सर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। देखो हर चीज के जीवन में कुछ मायने होते हैं, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, इसका मतलब ये नहीं कि रुकावट बुरी चीज है। आप मुझे बताओ, रुकावट देखो हर चीज के सही तरीके से यूज करोगे तो वो सारी चीजें अच्छा फायदा देती है।
जैसे कि मान लो रेजिस्टेंस, ब्रेकर, ब्रेकर बेसिकली रेजिस्टेंस है। यदि इस रुकावट को, इस ब्रेकर को यदि आप हाईवे पे लगा दोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि उस रेजिस्टेंस, उस ब्रेकर को यदि आप गली में लगा देते, स्ट्रीट में लगा देते, तो वहां पर बच्चे खेलते हैं तो वहां पर एक्सीडेंट होने के, कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कम होंगे। लेकिन हाईवे पे वही चीज ज्यादा होने के चांसेस, मतलब यूज अलग अलग जगह पर, अलग अलग यूज होने पर, ठीक है ना। तो वही चीज होता है कि सर आप किस जगह पर किस चीज का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बिहाफ पर डिसाइड होता है कि चीज अच्छी है या बुरी है, ठीक है ना। अब वही चीज यहां पर है, टोस्टर के केस में हमको रेजिस्टेंस चाहिए, ताकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो हीट ज्यादा पैदा करेगा, और हीट ज्यादा पैदा करेगा तो हमें उसी हीट का क्या है, इस्तेमाल करना है। तो हीट कैसे मिलेगा, अब देखो आपको पता है, यदि हमने प्योर मेटल लिया तो प्योर मेटल के केस में रेजिस्टेंस आपको पता है स्पेसिफिक ही होती है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमको उतनी हीट नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। लेकिन यदि हमको हीट बढ़ाना है तो एलॉय बना दो। एलॉय आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास के अंदर भी पढ़ोगे। एलॉय क्या होता है, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर मेटल्स। जब आप 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को होमोजीनियसली मिक्स कर देते हो तो उससे बने जो मेटल्स होता है उसको हम बोलते हैं एलॉय। और इस एलॉय के केस में रेजिस्टेंस क्या मिलता है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको मिलती है ज्यादा, और रेजिस्टेंस यदि ज्यादा मिलेगा तो उस केस में हमको हीट ज्यादा पैदा होगी। इस वजह से टोस्टर के कॉइल जो होती है वो काय की बनाई जाती है, एलॉय की, ताकि रेजिस्टेंस हमको ज्यादा मिले, ताकि हीट ज्यादा पैदा हो सके। इसलिए वहां पर प्योर मेटल्स का इस्तेमाल नहीं करते कॉइल को बनाने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये लिखा है, coil of electric toaster and electric iron are made of an alloy rather than pure metal because alloy have high resistivity than pure metal. So high resistivity means alloy offer more resistance, so it produce more heat for the same current. This heat is used to toast bread or press cloth. Also alloy can withstand high temperature without melting or oxidizing easily, making them more durable and safe for heating and appliances. लेकिन एक चीज और याद रखना, हमेशा हम एलॉय उन चीजों को मिक्स करेंगे जिनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। ऐसा नहीं कि पता चले आपने भाई किसी ऐसे मेटल को मिक्स कर दिया जहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत लो, और लो के केस में क्या होगा, आपने जैसे हीट पैदा हुई तो वो पिघल गया, पिघल गया तो वही कोई काम का नहीं। तो इस केस में हमको ये भी देखना पड़ता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो, ठीक है ना। इस बिहाफ पर एलॉय का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज द डेटा। यूज द डेटा, देखो रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी समझ में आ गई, रुकावट पर्टिकुलर एक सब्सटेंस के अंदर सेम डायमेंशन पर जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी। तो ये आयरन की रजिस्टिविटी 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर, मरकरी की जो है वो 94 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, पहला उसने बोला अमोंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। आप बताओ कंडक्टर किसको बोलते हैं, करंट जिस वायर के अंदर फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कम हो, कम से कम रुकावट हो, उसको हम बोलते हैं अच्छा रजिस्टेंस। जितनी रजिस्टिविटी कम होगी उतना अच्छा माना जाएगा। तो आप मुझे बताओ इनके अंदर वैल्यू छोटी कौन है, ये, इसकी वैल्यू छोटी और इसकी वैल्यू हाई है, मतलब रजिस्टिविटी जो है वो आयरन की कम है। इस वजह से मरकरी और आयरन के केस में Fe ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू मरकरी। क्लियर हो रहा कि नहीं आ रहा है, मरकरी जिसको Hg से बोलते हैं ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, तो सिल्वर। सिल्वर अच्छा कंडक्टर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। क्लियर हो रहा, लेकिन सबसे ज्यादा हाई रजिस्टिविटी कहाँ होती है, टंगस्टन। इस टंगस्टन का इस्तेमाल होता है बल्ब को बनाने के लिए, ठीक है, तो उसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्लियर हुआ आपको, ये रजिस्टिविटी है जो हम पढ़ चुके हैं। रजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ρ = R/A/में L, ठीक है। ये रजिस्टिविटी, ये चीज हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ओके। तो यहाँ तक ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर रही होंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।